एवरीवन। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th की हिस्ट्री, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं आपको ये हिंदी में कराने वाला हूँ और पूरी बुक में से जो आपको पता है चैप्टर 2, अगर मिड टर्म की बात करें तो आपका चैप्टर नंबर सेकंड, थर्ड, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये चैप्टर आपके पेपर में आ रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे चैप्टर मैंने एक वन शॉट वीडियो में आपको इन सभी चैप्टरों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ। वीडियो को आपको बहुत ध्यान से देखना है और कोई भी क्वेश्चन जो है मिस मत करना, क्योंकि हो सकता है वो आपके पेपर में आ जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि मेसोपोटामिया का क्या अर्थ है। तो देखिए, मेसोपोटामिया जो शब्द है ये यूनानी भाषा का शब्द है। दो शब्द हैं इसमें, एक तो है मेसोस, दूसरा है पोटेमोस। इससे मिलकर मेसोपोटामिया बनता है। ठीक है, मेसोस का मतलब होता है मध्य में, यानी कि बीच में, और पोटेमस का मतलब होता है नदी, यानी कि दो नदियों के बीच में। ठीक है, तो मेसोपोटामिया जो था वो दो नदी थी, एक थी दजला और एक फरात, यानी दो नदी थी, उसके बीच में जो उपजाऊ हिस्सा था उसको मेसोपोटामिया सभ्यता से दर्शाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि मेसोपोटामिया में पशुपालन के लिए प्रसिद्ध कौन से घास के मैदान थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, यहाँ पे स्टेपी घास के मैदान थे, जहां पे जो कि इनके पशुओं के लिए काफी महत्वपूर्ण थे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि मेसोपोटामिया में माल की आवाजाही का अच्छा प्रबंध किस प्रकार था। तो देखिए, वैसे तो ये स्थल मार्ग से भी आवाजाही होती थी इनकी, लेकिन ये जल जो परिवहन था, जल मार्ग जो था उसका इस्तेमाल काफी किया करते थे, क्योंकि ये सस्ता पड़ता था और ये इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए भी काफी सुगम होता था। तो आप ये बता सकते हैं, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन है तो आपको ज्यादा बड़ा आंसर नहीं लिखना, एक ही पॉइंट पर अपनी बात को समझानी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया के लोग विभिन्न प्रकार की धातुएं और पत्थर कहाँ से आयात करते थे, यानी कहाँ से मंगवाते थे। तो इनके जो लोग थे ये लकड़ी, तांबा, रांगा, चांदी, सोना, सीपी और विभिन्न प्रकार के जो पत्थर होते हैं वो तुर्की और ईरान से, या फिर जो खाड़ी पार के जो देश थे इनसे मंगाया करते थे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में काफी पूछा जाता है, बिल्कुल याद करके जाइए। अगला क्वेश्चन आपका है कि मेसोपोटामिया में लेखन कला के विकास को साक्ष्यों के आधार पर समझाइए। मेसोपोटामिया जो है यहाँ पे जो लेखन कला थी उसका विकास कैसे हुआ ये पूछा जा रहा है। तो देखिए, शुरुआत में क्या था कि मेसोपोटामिया के जो लोग थे वो मिट्टी की गीली जो पट्टिका होती थी उस पर लिखा करते थे, नुकीली चीज से। जब वो सूख जाती थी तो वो उस पर अक्षर बन जाते थे, उसमें देखने को पढ़ने लायक हो जाता था वो। ठीक है, लेकिन वो वन टाइम यूज वाला रह जाता था। फिर बाद में उसमें थोड़ा बदलाव हुआ। पहले क्या करते थे ये लोग, केवल इनका जो लिखने का उद्देश्य था वो केवल हिसाब किताब रखने के लिए लिखा करते थे। ये लगभग 2600 बीसी के आसपास वर्ण जो थे इनके वो कीलाकार हो गए थे, और इनकी भाषा जो थी वो सुमेरियन। पेपर में कई बार ये भी पूछ लेते हैं कौन सी भाषा, तो सुमेरियन थी पहले, बाद में अक्कदी हो गई थी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है कि स्टार्टिंग में, शुरू में ये लोग जो लेखन करते थे, जो लिखते थे, वो हिसाब किताब रखने के लिए लिखा करते थे। लेकिन बाद में वो केवल हिसाब किताब के लिए नहीं, बल्कि ये डिक्शनरी यानी शब्दकोश बनाने में, भूमि का हस्तांतरण करना एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, ठीक है, उसको कानूनी मान्यता प्रदान करने के लिए, राजाओं के कार्यों का वर्णन करने के लिए, कानून में परिवर्तन के लिए किया जाने लगा था। धीरे धीरे क्या हुआ कि अक्कदी भाषा ने सुमेरियन भाषा का स्थान ले लिया। ठीक है, अक्कदी जो भाषा थी उसकी उसने क्या करा, सुमेरियन भाषा का स्थान ले लिया। पहले सुमेरियन भाषा थी इनकी, बाद में ये अक्कदी बोलने लगे, लिखने लगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि इराक जो है वो भौगोलिक विविधताओं वाला देश है। आपको स्पष्ट करना है, कोई 4 पॉइंट बताने हैं। तो यस, बिल्कुल, भौगोलिक विशेषता बहुत ज्यादा है। जैसे कि देखो, इस ये जो इराक है इसका जो पूर्वोत्तर भाग है, ठीक है, जो नॉर्थ ईस्ट का भाग है, वो हरे भरे ऊंचे नीचे मैदानों से युक्त है। वहाँ पे हरे भरे ऊंचे नीचे मैदान है, और यहाँ पे स्वच्छ झरने भी हैं, जंगली फूल भी उगते हैं। यहाँ पे फसल के लिए बहुत अच्छी वर्षा होती है, ताकि यहाँ पे आराम से फसलें उग जाती हैं। ठीक है, उत्तर में ऊंची भूमि है जहाँ पे स्टेपी घास के मैदान है। देखो कितनी ज्यादा विविधता है, यानी यहाँ ऊंचे नीचे मैदान भी है, स्वच्छ झरने भी है, जंगली फूल भी है, अच्छी बारिश भी होती है, घास के मैदान भी है। यहाँ पे पशुपालन हो जाता है घास के मैदान होने के कारण। और पूर्व में जो दजला की जो सहायक नदी है वो ईरान के पहाड़ी प्रदेशों में जाने के लिए एक परिवहन का साधन भी है, यानी कि जो नदी है उसके जरिए ईरान के पहाड़ी प्रदेशों में जाया जा सकता है। और दक्षिणी भाग जो है वो एक रेगिस्तान है। ठीक है, जो दक्षिणी भाग है वो क्या है, एक रेगिस्तान है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए।
मंदिर मेसोपोटामिया की संस्कृति का अभिन्न अंग थे, स्पष्ट कीजिए। तो देखिए क्या था कि 5000 ईसा पूर्व की बात करें तो दक्षिणी मेसोपोटामिया में बस्तियों का विकास हुआ और कुछ प्राचीन शहर जो है वो मंदिर के चारों ओर विकसित किए गए थे। यानी एक मंदिर था, उसके चारों ओर कुछ विकसित प्राचीन शहर जो थे वो विकसित किए गए थे। ठीक है, सबसे पहला जो ज्ञात मंदिर है वो एक छोटा सा देवालय था जो कि कच्ची ईंटों से बना हुआ था, क्योंकि उस समय में कच्ची ईंटों की यही चीजें यहाँ पे होती थी। ठीक है, और मंदिर जो है वो विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं के निवास स्थान होते थे। जैसे उर जो है जो चंद्र देवता का, और इन्नाना जो है वो प्रेम और युद्ध की देवी का मंदिर होता था। कुछ प्रारंभिक साधारण मंदिर जो थे वो घरों जैसे होते थे, जैसे लोगों के सामान्य घर होते हैं वैसे ही मंदिर होते थे, लेकिन उसमें थोड़ा अंतर होता था। ठीक है, क्या अंतर होता था कि मंदिर भी किसी देवता के घर होते थे, उसमें कुछ डिवाइडर वगैरह कुछ अलग टाइप की दीवारें वगैरह वहां पे होती थी जिससे पता लग जाता था, बाकी होते वो सामान्य घरों जैसे ही थे। और इसके बाद देखो, देवता का पूजा का केंद्र देवता पूजा का केंद्र बिंदु होता था। लोग जो थे वो देवी देवताओं के लिए अन्न, दही और मछली लाते थे। जो आराध्य देव हैं, ठीक है, आराध्य देव सैद्धांतिक रूप से खेतों के, मत्स्य क्षेत्रों और स्थानीय लोगों के पशुधन के स्वामी को माना जाता था। समय आने पे क्या हुआ, उपज जो है उनकी जो फसल की उपज है उसको उत्पादित वस्तुओं में बदलने के लिए की प्रक्रिया मंदिरों में ही की जाती थी। और मंदिरों ने धीरे धीरे जो इनके क्रियाकलाप थे वो बढ़ा लिए। और उस काल में मंदिर न केवल धार्मिक केंद्र थे बल्कि आर्थिक क्रियाओं से भी ये जुड़ गए थे। ठीक है, तो ये मंदिर से रिलेटेड हम लिख सकते हैं। और शॉर्ट में आएगा तो आपको इतने ज़्यादा पॉइंट नहीं लिखने होते, 4-5 पॉइंट भी लिखोगे तो चल जाएगा आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये पेपर में आता है। क्वेश्चन है कि संभवतः दुनिया को मेसोपोटामिया की सबसे बड़ी देन उसकी काल गणना और गणित की विद्वतापूर्ण परंपरा है। काल गणना बहुत ज्यादा फेमस है मेसोपोटामिया की, याद रखना, तो ये आ जाता है पेपर में कई बार। तो देखते हैं, मेसोपोटामिया जो है उसने दुनिया को सबसे बड़ी देन जो है उसकी वो है काल गणना और गणित की विद्वतापूर्ण परंपरा। 1800 ईसा पूर्व के आसपास की बात करें तो कुछ ऐसी पट्टिकाएं मिली हैं जिनमें गुणा और भाग की जो तालिका होती है, ठीक है, वर्ग और वर्गमूल, चक्रवृद्धि ब्याज की सारणी वगैरह ये सब कुछ दी हुई है। तो इससे पता लगता है कि भाई मैथमेटिशियन वगैरह यहाँ पे थे। ये बात क्या है, मेसोपोटामिया के जो वासी थे उनसे हमें पता लगता है कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की परिक्रमा के अनुसार एक पूरे वर्ष का 12 महीने का विभाजन होता है। ठीक है, और एक महीने का 4 हफ्तों में विभाजन होता है। यानी अ, एक वर्ष में कहना, एक कहने का मतलब है एक वर्ष में 12 मंथ है, ये पता लगता है। फिर एक मंथ में 4 जो है वीक होते हैं। ठीक है, और एक दिन में यानी 1 डेज में 24 आवर्स होते हैं, 24 घंटे होते हैं। और एक घंटा जो होता है, एक आवर, वो 60 मिनट का होता है। ठीक है, ये सब क्या है हमें यहाँ से पता लगता है। और आज ये सब हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा है क्योंकि ये चीजें वहां से पता लगी है। इसके बाद क्या है कि सूर्य और चंद्र ग्रहण घटित होने पर वर्ष मास दिन के अनुसार उनका हिसाब रखकर गणना की जाती है। और रात को आकाश में जो तारे हैं और जो तारामंडल है उसकी स्थिति पर नजर रखते हुए ये गणना करते थे। तो यहाँ पे गणना, ठीक है, काल यानी समय की गणना करना, और जो मैथ है, गणित, इस इससे रिलेटेड जानकारी काफी ज्यादा क्या है, मेसोपोटामिया की सभ्यता से मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है और ये अथवा में है, ऑप्शन में मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। क्वेश्चन ये है कि मेसोपोटामिया की प्रमुख उपलब्धियों का वर्णन करो, या तो आपको ये पूछ लिया, इसी के ऑप्शन में दे दिया कि मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी उसने विश्व को क्या दिया। तो लेखन कला इंपॉर्टेंट है, गणित की गणना का विकास हुआ यहाँ पे, ये अभी जस्ट हम पढ़ चुके हैं। शहरी जीवन और सामाजिक व्यवस्था भी यहाँ से मिली है दुनिया को। विद्यालय जैसी संस्थाएं यहाँ पे होती थी। और 5000 ईसा पूर्व में यहाँ पे बस्तियों का विकास हुआ था। विवाह उत्तराधिकार के मामले में जो कानूनी दस्तावेज हैं वो मिलते हैं, मुहरें मिलती हैं, और शहरीकरण का महत्व हमें यहाँ से पता लगता है। ठीक है, तो ये कुछ देन है जो दुनिया को मिली है मेसोपोटामिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोमन साम्राज्य जो है वो किन 3 महाद्वीपों में फैला था। तो यूरोप में भी आता है, एशिया में भी आता है, अफ्रीका में भी आता है। अगला है कि पेपाइरस जो है वो, उससे क्या अभिप्राय है। तो पेपाइरस जो है वो एक सरकंडे जैसा पौधा होता था, ठीक है, लंबा सा इस तरीके से, जो नील नदी के किनारे में उगा करता था। और इससे लेखन सामग्री तैयार की जाती थी। ठीक है, इसको इस तरीके से करके, इस तरीके से बीच में से चीरा लगा के इसको नुकीला बनाया जाता था और स्याही में डुबोकर या उस तरीके से लिखा जाता होगा।
अगला क्वेश्चन है कि रोमन साम्राज्य में आर्थिक विस्तार कैसा था। तो रोम साम्राज्य की अगर हम बात करें तो आर्थिक आधारभूत ढांचा इनका काफी मतलब विकसित और मजबूत था। बंदरगाह, खाने, खदाने, ईंट के भट्टे, जैतून का तेल के कारखाने, ठीक है, ये काफी मतलब संख्या में यहाँ पे थे। और उर्वरक क्षेत्र था, और सुगठित यहाँ पे वाणिज्यिक और बैंकिंग व्यवस्था थी। पैसे का व्यापक रूप से यहाँ पे प्रयोग होता था। तरल पदार्थों की ढुलाई की जाती थी जिसमें कंटेनर में भरे जाते थे। इनको एम्फोरा कहा जाता था। कई बार शॉर्ट क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि एम्फोरा क्या होता है। स्पेन में उत्पादित जैतून का तेल जो है वो ड्रेसल 20 नामक कंटेनर में ले जाया जाता था। तो ये इनका कुछ आर्थिक विस्तार है। अगला क्वेश्चन है कि रोमन साम्राज्य में श्रमिकों पर नियंत्रण कैसा था। तो देखिए यहाँ पे दास प्रथा थी, ठीक है, यहाँ पे दास प्रथा जो है, दासता बोलते हैं जिसको, इसकी जड़ें बहुत मजबूत थी। और इटली में अगर हम बात करें तो 75 लाख की जनसंख्या थी जिसमें 30 लाख दास थे। सोचो कितनी बड़ी दासों की यहाँ पे संख्या थी। दासों को पूंजी निवेश का दर्जा मिला हुआ था और इनके साथ बहुत ही बेकार व्यवहार होता था, क्रूर व्यवहार। और ग्रामीण जो एरिया था वो ऋणग्रस्त हुआ करता था, ठीक है। और लोगों के पास एक घर में एक से अधिक, दो से अधिक, तीन से अधिक, इस तरीके से दास भी होते थे, कुछ जो अमीर लोग होते हैं उनके पास। रोमन साम्राज्य की सामाजिक विशेषताओं पे आपको यहाँ पे बताना है। तो देखिए सामाजिक विशेषता की बात करें तो यहाँ पे एकल परिवार होता था, ठीक है, जॉइंट फैमिली नहीं बल्कि यहाँ पे न्यूक्लियर फैमिली, एकल परिवार का स्वरूप मिलता है। परिवार में दास जो है वो भी शामिल होते हैं, दास वगैरह होते थे। महिलाओं को अधिकार थे यहाँ पे। महिलाओं को कानूनी स्वतंत्रता भी थी। तलाक देना भी आसान हुआ करता था। विवाह परिवार द्वारा एवं विवाह जो है वो आयु, विवाह की एक आयु होती थी, उसके अकॉर्डिंग विवाह कर दिया जाता था। और साक्षरता की बात करें तो बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे साक्षर नहीं थे, काम चलाऊ ही साक्षरता थी। सांस्कृतिक विविधता यहाँ पे काफ़ी देखने को मिलती है, कई सारी भाषाएं थी। और शहरी जीवन भी यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। तो ये कुछ इसकी विशेषताएं हैं। अगला क्वेश्चन है कि रोमन साम्राज्य की विश्व को देन बताइए। तो देखिए इसमें कई सारे पॉइंट है बट हम क्या क्या बताएंगे। इसमें हम सबसे पहले ये बताएंगे राज्य प्रबंध की शिक्षा, ठीक है, कि मैनेजमेंट कैसे करना है उसकी शिक्षा दी जाती थी। सैनिक संगठन था इनके पास। रोमन कानून, ठीक है, और ईसाई धर्म का इन्होंने प्रचार किया, ये हम बता सकते हैं। सड़कें और पुल यहाँ से देखने को मिलती है। भवन निर्माण कला, वास्तुकला काफ़ी अच्छी थी। साहित्य और दर्शन, यहाँ पे रोमन साहित्य काफ़ी ज़्यादा मिलता है। भाषाएं काफ़ी थी, भाषाओं की विविधता देखने को मिलती है। व्यापार काफ़ी होता था। शहरी जीवन, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती थी जो विश्व को एक देन के रूप में हम देख सकते हैं। रोमन साम्राज्य की सैन्य व्यवस्था पे बताइए, ठीक है, चर्चा कीजिए। तो क्या होता है कि ये क्वेश्चन जो है ये काफ़ी पेपर में पूछ लेते हैं। सैन्य व्यवस्था वाला क्वेश्चन काफ़ी आता है। तो इनका जो सैनिक मैनेजमेंट था वो अच्छा था। तो रोम सेना राजनीति का महत्वपूर्ण संस्था होती थी। और व्यावसायिक सेना भी है। सेवा करने की अवधि जो है वो निश्चित होती थी कि कितने समय तक सेवा करनी है। सबसे बड़ा एकल निकाय था। सेनेट में सेना का डर हुआ करता था। मतभेद होने पर गृह युद्ध की स्थिति भी हो सकती थी। आंदोलन और विद्रोह देखने को मिलता है, ठीक है। शासक और सम्राटों का भाग्य जो है वो निर्धारित करने की शक्ति। अगला क्वेश्चन है कि रोमन साम्राज्य और अर्थव्यवस्था को अधिक दर्शाने वाले अभिलक्षण कौन से हैं, व्याख्या करो। तो देखिए रोमन साम्राज्य और रोमन समाज और अर्थव्यवस्था को आधुनिक, कौन सी चीजें जो उसको आधुनिक दिखाती है। तो इनका पहले समाज के बारे में पढ़ेंगे फिर अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। देखिए समाज में क्या है, उच्च वर्ग की कर वसूली, उच्च वर्ग जो था कर वसूली करता था। प्रशासन के कार्य में सक्रिय सहायता, ठीक है। संभ्रात वर्ग भी यहाँ पे, एकल परिवार होते थे। महिलाओं की स्थिति देखे तो अच्छी होती थी। सांस्कृतिक विविधता होती थी। साक्षरता यहाँ पे है। शहरी जीवन है। तो इन सब चीजों से पता लगता है कि कहीं ना कहीं ये आधुनिक है, यानी कुछ हम मॉडर्न इनको कह सकते हैं, ठीक है। ये तो इनकी समाज की बातें हो गई। अर्थव्यवस्था की बात करें तो मजबूत अर्थव्यवस्था थी। इनका जो व्यापार था वो काफी ज्यादा होता था, ठीक है। और कंटेनरों का प्रयोग करा जाता था लिक्विड वगैरह को बेचने के लिए। निर्यात में वस्तुएं और उत्पाद वगैरह ये सारी चीजें थी यहाँ पे। जल शक्ति का प्रयोग ये करते थे। औद्योगिक पैमाने पर खानों से खनिज निकाला करते थे। इनका व्यापार बहुत अच्छा था। बैंकिंग व्यवस्था बहुत अच्छी थी। धन का अच्छा प्रयोग करते थे। तो ये सारी चीजों से पता लगता है कहीं ना कहीं मॉडर्न थे, आधुनिक थे। अगला क्वेश्चन है कि यूनान और रोम वासियों को धार्मिक संस्कृति जो उनकी थी उसके बारे में बताना। तो देखिए ये जो थे ये बहुदेववादी संस्कृति, यानी एक से अधिक देवों को मानते थे। अनेक देवी देवता हुआ करते थे। मंदिर, मठ, देवालय जो था इसका निर्माण काफी हुआ। अनेक पंथ और उपासना पद्धति में ये विश्वास करते थे।
स्वयं को एक नाम से ना पुकारना, और यहाँ पे यहूदी धर्म जो था काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा बड़े पैमाने पे था। फिर बाद में ईसाईकरण हुआ, लोग ईसाई बनने लगे, और भिन्न भिन्न धार्मिक समुदायों के बीच में कठोर सीमाएं यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी स्टार्टिंग में, ठीक है। तो ये कुछ हम कह सकते हैं कि ये इनकी धार्मिक और संस्कृति की कुछ विशेषताएं हैं। अगला क्वेश्चन है कि यायावर साम्राज्य जो है इसके बारे में जानकारी बतानी है। तो यायावर साम्राज्य के बारे में जानकारी के स्रोत बताने की, कहाँ से हमें जानकारी मिलती है। तो देखिए, जो इतिवृत्त लिखे हुए मिले हैं, इससे हमें यायावर साम्राज्य की जानकारी मिल जाती है। यात्रा वृत्तांत जो है उससे जानकारी मिल जाती है। नगरीय साहित्यकारों के जो दस्तावेज हैं उनसे जानकारी मिलती है। चीनी, मंगोली और फारसी और अरबी भाषाओं में जो भी कंटेंट प्राप्त हुआ है उससे जानकारी मिल जाती है। तो ये यायावर साम्राज्य की जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोत है। अब अगला क्वेश्चन है कि शासक के रूप में चंगेज खान की उपलब्धियां बताइए। तो देखिए, इसने क्या करा, मंगोलों को संगठित करा, ठीक है, संगठित किया। कबीलाई जो लड़ाई थी और जो चीनी शोषण होता था उससे मुक्त कराया। एक बहुत बड़ी विशाल सेना बनाई। फुर्तीली हरकारा पद्धति को अपनाया गया, और व्यापार के रास्ते और बाजारों की इन्होंने पुनर्स्थापना करी। बहुजातीय, बहुभाषी, बहुधार्मिक समाज का निर्माण था। और इनका जो साम्राज्य था वो पार महाद्वीपीय था, यानी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक इन्होंने फैला दिया। अगला है कि चंगेज खान की सैनिक उपलब्धियां जो है वो बताइए, उसकी सफलता क्या 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 कारण थे। तो चंगेज खान की देखिए सैनिक उपलब्धियों में बात करें तो इनके पास कुशल घुड़सवार सेना थी। तीरंदाजी की बात करें तो बहुत ही उसका अच्छा कौशल था, इनके पास स्किल थी। मौसम की जानकारी लगा लेते थे। घेराबंदी की नीति इनकी अच्छी थी, ठीक है। बमबारी की शुरुआत हुई। फिर जो हल्के जो उपकरण होते थे उसका इस्तेमाल किया गया, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि मंगोल साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे। ये जो मंगोल साम्राज्य था क्यों इसका पतन हो गया। तो देखिए, कुछ कारण है कि उनकी संख्या जो थी वो बहुत कम थी। वे अपनी प्रजा की अपेक्षा कम सभ्य भी थे, ये भी एक कारण है। फिर आपसी विरोध था, अपनी सभ्यता को विजित देशों की सभ्यता में मिलाना, ये एक कारण बना। और जो मंगोल थे इनके द्वारा अन्य धर्मों का, जो मंगोल जो लोग थे उन्होंने अन्य धर्मों को अपनाया, ठीक है, ये भी एक कारण बना। तो इसमें से कोई भी आप पॉइंट बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंगेज खान कौन था। चंगेज खान और मंगोलों का विश्व इतिहास में क्या स्थान है। तो चंगेज खान का जन्म हुआ था 1162 ईस्वी, मंगोलिया, ठीक है। इसका शुरू में नाम क्या था, तेमुजिन। 1206 ईस्वी में शक्तिशाली जमुका और नेमन लोगों को निर्णायक रूप से पराजित करने के बाद तेमुजिन जो था वो स्टेपी क्षेत्र की राजनीति में एक प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में उभर गया था। उसने चंगेज खान, समुद्री खान और सार्वभौम शासक की उपाधि धारण की, और मंगोलों का इनको महानायक घोषित कर दिया गया। मंगोलों का महानायक माना जाता था चंगेज खान। चंगेज खान और विश्व इतिहास को समझते हैं। देखो, तो मंगोलों के लिए चंगेज खान एक महान शासक था। उसने मंगोलों को संगठित किया था। चीनी लोग उनका शोषण करते थे, उससे इन्होंने मुक्ति दिलाई थी। पार महाद्वीपीय साम्राज्य बनाया, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप की तरफ। व्यापार के रास्ते और बाजारों को इन्होंने दोबारा से पुनर्स्थापित किया, ठीक है। यहाँ पे बहुजातीय, बहुभाषी और बहुधार्मिक लोग हुआ करते थे, इनका शासन जो था इन सभी पे था। और अब मंगोलिया एक स्वतंत्र राष्ट्र है, और चंगेज खान एक महान राष्ट्र नायक के रूप में, एक आराध्य व्यक्ति के रूप में वहां पे माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि 11वीं शताब्दी में यूरोप में होने वाले जो टेक्नोलॉजी, यानी जो टेक्नोलॉजी के बदलाव थे उसके बारे में बताना है। तो लकड़ी के हल के स्थान पे अब ये लोग लोहे की जो हल होते हैं, जो उसकी फाल होती है, उसका इस्तेमाल करने लगे थे, ठीक है। और पशुओं के गले के स्थान पे जुआ अब कंधे पर, ठीक है, गले के स्थान पे अब वो कंधे वगैरह पे रखने लगे थे। घोड़े के जो खुर होते हैं उस पे लोहे की नाल लगाई जाने लगी थी, जैसे जिससे उनके खुर जो है वो घिसेंगे नहीं। और कृषि के लिए वायु और जल शक्ति का प्रयोग करना सीख गए थे ये। और खेतों की व्यवस्था के स्थान पर दो खेतों की व्यवस्था के स्थान पे 3 खेतों वाली व्यवस्था का उपयोग कर रहे थे, ठीक है। कृषि उत्पादन जो था वो बढ़ोतरी हो रही थी, उसमें तेजी से बढ़ रहा था। भोजन की उपलब्धता भी दुगनी हो रही थी। किसानों के लिए अवसर भी बढ़ रहे थे, ठीक है। तो ये कुछ इसकी विशेषता हो जाएगी। बहुत ज्यादा पॉइंट यहाँ पे दे रखे हैं, लेकिन हमें 4 पॉइंट ही पढ़ने हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में आता है ज्यादातर ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि फ्रायर किन्हें कहते हैं। तो देखिए, ये एक भिक्षु थे, भिक्षुओं का एक ग्रुप होता था। बात क्या है कि 13वीं सदी की बात है कि भिक्षुओं का एक ग्रुप था जिसे फ्रायर कहते थे। ये लोग जो होते थे फ्रायर, ये मठों में नहीं रहते थे। इन्होंने मठों में ना रहने का निर्णय लिया कि ये लोग मठ में नहीं रहेंगे। ये क्या करेंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान पे घूमेंगे और लोगों को घूम घूम कर उपदेश देंगे।
और जो इनको दान मिलता था, जो भी भिक्षा मिलती थी, उससे अपना जीविका जो थे ये चलाते थे। ठीक है, जीविका उसी से चलाते थे, तो इनको फ्रायर कहा जाता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो ये चैप्टर है वो 2 3 4 चैप्टरों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। और मेरा नाम है सतेंद्र प्रताप, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, एकलव्य स्टडी पॉइंट मेरा यूजर नेम है। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, क्लास 11 ESP न्यू ग्रुप से है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।